हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और यदि आपका विषय हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण सीरीज़ जो है वो शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और यदि आपका विषय हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के विषय में आज हम सब जानेंगे। इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आप सभी को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग इन सब के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकता है। तो चलिए आज हम प्रगतिवाद को शुरू करते हैं। जो प्रगतिवाद है उसका जो समय था वो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का जो समय माना गया वो हमारा प्रगतिवाद माना गया है। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद के नाम से जानी जाती है, कौन सी विचारधारा जो साम्यवाद के नाम से जानी जाती है राजनीति के क्षेत्र में, वही साहित्य के क्षेत्र में विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में जो विचारधारा हमारी साम्यवाद के नाम से जानी गई वही विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी गई। सामान्यतः हिंदी खड़ी बोली की ऐसी कविताएं जो दलित, मजदूर एवं किसान वर्ग की समस्याओं को केंद्र में रखकर रची गई हो। कौन कौन सी कविताएं? ऐसी कविताएं जो दलित वर्ग को लेकर के, मजदूर वर्ग को लेकर के, किसान को लेकर के, उनकी समस्याओं से संबंधित जो कविताएं लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, उन्हीं को प्रगतिवादी काव्यधारा या फिर प्रगतिवादी साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी प्रगतिवादी काव्यधारा है या प्रगतिवादी जो साहित्य हम कहें तो वो कौन सा है कि हिंदी खड़ी बोली की ऐसी कविताएं जिसमें मजदूर वर्ग, दलित वर्ग कहें, किसान वर्ग कहें, तो इनसे संबंधित जो इनकी समस्याएं हैं उनको केंद्र में रख करके जो कविताएं लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, वही हमारी प्रगतिवादी काव्य या प्रगतिवादी साहित्य के नाम से जानी जाती है। अब हम आगे देखें कि जो प्रगतिवाद है उसके उदय का क्या कारण था, उसका इतिहास क्या था, तो उसके विषय में हम जान लेते हैं कि प्रथम 1935 ईस्वी में एक फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन थे? हेनरी बारवूज ने विश्व के प्रगतिशील विचारधारा के लेखकों का क्या एक संगठन बनाया था। उसका नाम क्या था? द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। इसके नाम से उन्होंने क्या किया? एक संघ की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना करी। किसने की थी? एक फ्रांस का विद्वान था हेनरी बारवूज। उसने जो विश्व के जितने भी प्रगतिशील विचारधारा के जितने भी लेखक थे उन सभी को मिलाकर के एक संगठन की स्थापना करी और उस संगठन का क्या नाम रखा? द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। और ये स्थापना कब हुई थी? ये 1935 ईस्वी में स्थापित की गई थी, द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। इसका जो प्रथम अधिवेशन था 1935 ईस्वी में पेरिस यानी कि फ्रांस में जॉर्ज E.M. फास्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की सफलता से प्रेरित होकर उस समय लंदन में रह रहे दो विद्वान कौन कौन से थे? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर। इन्होंने 1935 ईस्वी में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। जो द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन है, इसकी जब सफलता हुई उसको देख करके
जो लंदन में हमारे दो भारतीय विद्वान रह रहे थे, कौन कौन से, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर। उन्होंने भी 1935 ईस्वी में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की क्या की, उन्होंने स्थापना की थी। इस भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, अधिवेशन वो कब हुआ था, 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था वो, लखनऊ में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद जी ने उसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अधिवेशन में उपस्थित विद्वानों के द्वारा जो विचार प्रकट किए गए, उनके आधार पर रचा गया साहित्य ही क्या कहलाया, प्रगतिवादी साहित्य कहलाया था। कि जो अधिवेशन में जितने भी विद्वान शामिल हुए थे, उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए और उन विचारों के आधार पर ही जो साहित्य हमारा लिखा गया, रचा गया, वही हमारा क्या कहलाया, प्रगतिवादी साहित्य कहलाया गया। इस प्रगतिशील भारतीय लेखक संघ का जो सर्वप्रथम घोषणा पत्र था, वो भी कहाँ तैयार हुआ था, वो भी लंदन में तैयार हुआ था एवं इसे प्रेमचंद जी की हंस पत्रिका में प्रकाशित भी करवाया गया था। इस साहित्य को आरंभ में प्रगतिशील काव्य के नाम से पुकारा जाता है। जो प्रगतिवादी जो हमारा साहित्य है, उसको पहले प्रगतिशील काव्य के नाम से पुकारा जाता था। अब हम आगे देखें, जो प्रगतिशील शब्द के स्थान पर प्रगतिवादी, इसको क्या कहा जाता है, पहले प्रगतिशील काव्य कहा गया। तो जो प्रगतिशील शब्द है, इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया, प्रगतिवाद का प्रयोग किया गया। और ये कब किया गया, 1942 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। मुक्तिबोध ने 1942 ईस्वी में प्रगतिवाद एक दृष्टि नामक क्या लिखा था, एक लेख लिखा था, जो आगामी कल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है, जो सुमित्रानंदन पंत है वो क्या है, प्रगतिवाद के प्रवर्तक हैं। और जो नागार्जुन है वो क्या है, प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा प्रकाशित रूपाब पत्रिका के द्वारा इस काव्य धारा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया था। कौन सी धारा का, प्रगतिवादी जो विचारधारा थी, उसका सबसे ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, रूपाब पत्रिका के द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र ने इस काव्य धारा को, कौन सी काव्य धारा को, प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी हमारी, उसको क्या कहा है, उसको सामाजिक चेतना का काव्य कह करके पुकारा है। और ये किसने कहा है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो प्रगतिवादी काव्य धारा थी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी। अब इन विशेषताओं के विषय में हम जानेंगे। अभी तक जो हमने प्रगतिवादी जो काव्य था, उसका उदय कैसे हुआ था, उसके बारे में हमने जो संक्षिप्त जो उसका परिचय है, वो उसको हमने जान लिया है। अब प्रगतिवादी विचारधारा की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। कि इस काव्य धारा में मार्क्सवाद या साम्यवाद का समर्थन किया गया। किसमें, प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद की पहली विशेषता ये है कि इसमें मार्क्सवाद या साम्यवाद का क्या हुआ था, समर्थन किया गया था। इस काव्य धारा में शोषण के प्रति विद्रोह और शोषित के प्रति सहानुभूति की गई थी। जो शोषण है उसका विरोध किया गया, जिन लोगों का शोषण हो रहा था उनके प्रति क्या किया रखा गया, सहानुभूति का भाव इसमें रखा गया है। इस काव्य धारा में ईश्वर, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक ये क्या है, कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड एवं सामाजिक जो अंधविश्वास है उसका विद्रोह भी इस काव्य धारा के अंतर्गत किया गया है। तो अभी तक जो है हमने प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी उसकी 3 विशेषताओं के विषय में हमने जाना कि कौन कौन सी विशेषता है। पहली ये कि इसमें मार्क्सवाद और जो साम्यवादी जो विचारधारा थी उसका क्या किया गया, समर्थन किया गया। दूसरा, शोषण के प्रति विद्रोह और जो शोषित वर्ग थे उनके प्रति सहानुभूति का भाव इस काव्य धारा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और तीसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो ईश्वर और धार्मिक जो कर्म कांड है, सामाजिक जो अंधविश्वास है, उन सभी के प्रति विद्रोह का भाव इस काव्य धारा के अंतर्गत दिखाई देता है। उसके बाद इस काव्य धारा में नारी को भी समान दृष्टि से देखा गया है। इसमें जो स्त्री पुरुष के प्रति जो भेदभाव होता था तो उसको हटा करके
इस काव्य धारा के अंतर्गत स्त्री और पुरुष को दोनों को समान रूप से देखा गया है। इस काव्य धारा में जनता की भाषा में जनता की बातों को लिखा गया, यानी कि जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी उसी भाषा का प्रयोग करते हुए जनता की बातों को जो है उनके सामने लिखा गया, यानी कि जनता की जो समस्याएं थी उनको उन्हीं की भाषा में लिखा गया। और इस काव्य धारा में पूंजीपतियों के प्रति घृणा का भाव, कौन सा, घृणा का भाव जो है वो प्रकट किया गया है। अभी तक तो जो हमने प्रगतिवाद की जो विशेषताएं थी उनको जाना। अब हम देखते हैं कि जो छायावाद और जो प्रगतिवाद है, ये जो दो काव्य धाराएं हैं, इनमें विशेष अंतर क्या है, इनमें प्रमुख अंतर क्या है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं कि छायावाद के लेखन का जो मुख्य प्रयोजन था वो क्या था, स्वानतः सुखाय, जबकि प्रगतिवाद के लेखन का जो उद्देश्य है वो क्या है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ये प्रगतिवाद के लेखन का मुख्य प्रयोजन रहा है, मुख्य जो उद्देश्य जो है वो रहा है। छायावादी साहित्य केवल कल्पना पर आधारित साहित्य है। छायावाद के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो कल्पना के आधार पर लिखी गई है, जबकि जो प्रगतिवादी साहित्य है वो ठोस यथार्थवाद पर आधारित साहित्य माना गया है। छायावादी साहित्य में व्यक्तिक भावनाओं की प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये जो है हमें छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर दिखाई देता है। प्रगतिवाद जो काव्य धारा थी उसके कौन कौन से प्रमुख कवि थे, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, तो चलिए उनके विषय में भी हम जान लेते हैं। हमारे सबसे पहले जो लेखक आएंगे प्रगतिवादी काव्य धारा के, हमारे जो सबसे पहले लेखक आएंगे प्रगतिवादी काव्य धारा के, तो वो है नागार्जुन। तो चलिए नागार्जुन के विषय में हम जान लेते हैं कि नागार्जुन का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान जो था वो कौन सा था, तो सतलखा जिला दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल नाम था यानी कि जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। इन्होंने 1936 ईस्वी में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। तो किन्होंने किया था, नागार्जुन ने किया था। और उसके बाद स्वयं इन्होंने अपना नाम बदलकर नागार्जुन रख लिया था। पहले इनका नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन जब इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करा तब इन्होंने अपना नाम जो बदल के वो नागार्जुन रख लिया। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हम देखें तो ये प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये जो नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1950 ईस्वी, पथराई प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोर्स 1983, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, रतन गर्भ और रविंद्र के प्रति। तो ये जो नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं। बादलों को घिरते देखा है, तुम्हारी दंत मुस्कान, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोएं पालकी, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भूमिका, हरिजन गाथा और प्रेत का बयान। तो ये जो है नागार्जुन की प्रमुख कविताएं हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि इनसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। कि नागार्जुन ने हिंदी भाषा के साथ साथ यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में भी क्या किया था, तो इन्होंने यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में भी लेखन कार्य किया था। मैथिली भाषा में इनके द्वारा रचित पत्रहीन नग्न गाछ रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम जो क्या पड़ गया था, ढक्कन पड़ गया था। इनकी रचनाओं में कबीरदास के जैसी
व्यंग्यात्मक शैली देखने को मिलती है। तो कैसी शैली मिलती है देखने के लिए? तो कबीर दास के जैसी व्यंग्यात्मक शैली मिलती है, जिसके कारण इनको आधुनिक युग के कबीर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आधुनिक युग का जो कबीर है, आधुनिक कबीर, वो किसको कहा जाता है? तो वो नागार्जुन को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे के जो हैं उन महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में लोग इनको प्यार से क्या कहते थे? बाबा भी कहते थे। ये हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम ऐसे कवि हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र में रखकर, यानी कि उसका केंद्र बिंदु बना करके उन पर अनेक आरोप लगाते हुए अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी है। इनकी रचनाओं में ठेठ ग्रामीण शैली के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। इन्होंने दीपक नाम की एक जो पत्रिका थी उसका भी इन्होंने संपादन किया था। इनके द्वारा रचित समस्त रचनाओं को नागार्जुन रत्नावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित करवाया गया है। तो ये जो अब तक के थे, ये जो नागार्जुन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब केदारनाथ के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी रचनाएं हैं, जन्म स्थान के विषय में चलिए जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 2000 में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान था वो कासिम बांदा था। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है, तो चलिए उनको देख लेते हैं। नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, युग की गंगा 1947, लोक और आलोक 1957, आग का आईना 1970, अपूर्वा 1984, मांझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा, पंख और पतवार, हे मेरी तुम 1981, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्नान, जमुन जल तुम 1984, बोले बाल अबोल। तो ये जो है केदारनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको जान लेते हैं। अपूर्वा रचना के लिए केदारनाथ को 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1986 ईस्वी में दिया गया था अपूर्वा रचना के लिए। हे मेरी तुम रचना में संकलित जो कविताएं हैं उन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखी है। हिंदी साहित्य में पत्नी को संबोधित करके कविता लिखने वाले ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं और इनकी कविताओं में प्रकृति के सुकोमल पक्ष का सुंदर वर्णन किया गया है, जिसके कारण इनको छायावादोत्तर काल का अंत नाम से भी पुकारा जाता है। आरंभ में ये बालेंदु उपनाम से क्या करते थे? रचनाएं लिखा करते थे। अब हमारे अगले जो लेखक है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो चलिए इनके विषय में भी हम जान लेते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1912 ईस्वी में और मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रूप तरंग, ऋतु संहार, सदियों के सोए जाग उठे, इस अकाल वेला में और बुद्ध वैराग्य तथा अन्य कविताएं। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आगे देखें तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं कि रामविलास शर्मा जी को अज्ञ के द्वारा रामविलास शर्मा को तार सप्तक के कवियों में स्थान दिया गया था, परंतु लेखन कार्य में विशेष प्रसिद्धि नहीं मिलने के कारण आगे चलकर इनको खेद भी जताना पड़ा था। पद्य काव्य की अपेक्षा गद्य काव्य में इनको विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। तो किसको हुई थी? रामविलास शर्मा को पद्य काव्य के बजाय जो इन्होंने गद्य लेखन किया वो उनके लिए इनको बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनके द्वारा रचित निराला की जो साहित्य साधना ये कैसी है? ये एक जीवनी है। इसके लिए इनको 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम आगे देखें तो अगले जो हमारे लेखक आएंगे वो आएंगे शिव मंगल सिंह सुमन। तो इनके जन्म के विषय में अगर हम कहें तो शिव मंगल सिंह सुमन का जो जन्म हुआ था वो 1915 ईस्वी में और मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो हिलोल, जीवन के शान, प्रलय सर्जन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, एशिया जाग उठा, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया और मिट्टी की बारात। तो ये जो है शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इनसे संबंधित, तो चलिए इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि जो मिट्टी की बारात जो इनकी एक रचना है वो एक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। इस रचना
में इनके द्वारा 1961 ईस्वी से 1970 ईस्वी के मध्य इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उसका संकलन इन्होंने इस कविता के अंतर्गत, इस रचना के अंतर्गत किया है। इनकी इस कविता को हिंदी साहित्य संसार का दूसरा प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? मिट्टी की जो बारात, ये जो रचना है उसको हिंदी साहित्य संसार का दूसरा शोक गीत कहा जाता है। तो पहला जो शोक गीत है वो किसको कहा जाता है? तो पहला जो शोक गीत है वो सरोज स्मृति को कहा जाता है, जो निराला के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा शोक गीत कौन सा है? मिट्टी की बारात, जो शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई थी। इस रचना के लिए इनको 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी कविताओं में गांधीवाद की अपेक्षा मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो अधिक देखने को मिलती है। तो किसकी मिलती है? जो शिवमंगल सिंह सुमन है उसकी रचनाओं में मार्क्सवादी विचारधारा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है गांधीवाद की अपेक्षा। अब हम आगे अब हमारे जो अगले लेखक हैं वो है रांगे राघव। तो चलिए इनसे संबंधित भी कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनकी जो कौन कौन सी रचनाएं हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। रांगे राघव का जो जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो अजय का खंडहर, पिंगलते पत्थर, राह के दीपक, मेधावी और पांचाली, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको याद जरूर रखेंगे। उसके बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जो रांगे राघव था उसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। ये इनका मूल या वास्तविक नाम था। इनकी जो अजय की खंडहर जो ये रचना है उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? झनकार, ललकार और हुनकार, इन 3 खंडों में इसको बांटा गया है। जो मेधावी और जो पांचाली, जो इनकी 2 ये प्रमुख रचनाएं हैं, ये आख्यान श्रेणी की रचनाएं मानी जाती है। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना व सामाजिक संवेदना का जो प्रभाव है वो अधिक दिखाई देता है। ये जो थे ये हमारे रांगे राघव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो चलिए जो हमारे अगले लेखक हैं वो है त्रिलोचन शास्त्री। तो इनसे संबंधित भी हम इनके जीवन के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में भी जान लेते हैं। जो त्रिलोचन शास्त्री हैं इनका जो जन्म हुआ था वो 1917 ईस्वी में और मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए उनको देख लेते हैं। धरती, सबद, दिगनत, अरघान, मैं उस जनपद का, चैती, गुलाब और बुलबुल, अमोला मेरा घर, जीने की कला, फूल नाम है एक, देश काल, रोजाना मचा और गीत गंगा, ताप के ताए हुए दिन, सबका अपना अपना आकाश। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। जो ताप के ताए हुए दिन, ये जो इनकी रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो 1981 ईस्वी में, जिसके लिए 1981 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका जो वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह जो था इनका वास्तविक नाम था। ये हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि भी माने जाते हैं। तो जो त्रिलोचन शास्त्री है उनको हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के सोनेट छंद को स्थापित करने वाले क्या है? वो कवि माने गए हैं। इनकी शब्द रचना में निम्नलिखित 3 महापुरुषों पर सोनेट छंद लिखे गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और माओ। तो इन 3 जो महापुरुषों पर इन्होंने सोनेट छंद लिखे हैं। इन्होंने हिंदी भाषा में अनेक शब्दकोश ग्रंथों के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम आगे देखें तो अगले जो हमारे लेखक आएंगे वो आएंगे रामेश्वर करुण। तो इनके विषय में भी हम जान लेते हैं कि जो रामेश्वर करुण हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो करुण सतसई 1934 की और चिंगारी और तमसा 1944 ईस्वी की, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य में प्रकृतिवादी विचारधारा जो सर्वप्रथम थी वो इन्हीं की कविताओं में हमें देखने को मिलती है।
किसके द्वारा? रामेश्वर करुण की कविताओं में देखने को मिलती हैं। तो इनके द्वारा प्रगतिवाद के आधार पर रचे गए जो पद हैं, 2 पद ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो चलिए उनको देख लेते हैं। करी शरम 30 दिन मरत, भरत न भूखो पेट, कहो कहाँ ते लाइए, पटवारी तब भेंट। और दूसरा है सुनियत कुकर आपके, दूध जलेबी खाइए, हम सब कृषक मजूर हाँ, कुक रही सम नाही। तो ये जो है इनके 2 प्रमुख पद जो है हमें प्राप्त होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो है हमारे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे। तो आज जो है हमने अपनी क्लास में प्रगतिवाद के विषय में जाना, उसके उदय के विषय में जाना और प्रगतिवाद के जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके विषय में, उनकी कविताओं के विषय में जाना। तो आज जो है हमारा प्रगतिवाद का जो विषय था वो पूर्ण हो चुका है। कल की जो हम अपनी क्लास में प्रयोगवाद के विषय में जानेंगे। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है और आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहने वाली है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के जरिए, इन वीडियो के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट ने यदि मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।